हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, टारगेट 746 सीरीज का आज ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम रोज की तरह 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आगामी उत्तराखंड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाइए आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में दबा लीजिएगा बेल आइकन को भी, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया लिखी है, यानी कि हरिद्वार पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है न्यूज़ इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉ फ्रांसिस वाइट, एनी बेसेंट, सलमान रसूदी और बेगम समस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। जॉ फ्रांसिस वाइट हैं जिन्होंने न्यूज़ इन इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी है, जो कि हरिद्वार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? चूने की, फास्फोरस की, जीवांश की, या डी ऑप्शन कह रहा है ए व बी की। ठीक, तो उत्तराखंड की अगर हम मिट्टी देखें तो अधिकांश पोषक तत्वों की इसमें कमी है, और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चूने की भी कमी होती है उत्तराखंड की मिट्टी में, और फास्फोरस की भी कमी है, यानी कि ए और बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा या देहरादून में? तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड जड़ी बूटी संस्थान कहाँ है? चमोली में है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया है, सप्त सिंधु देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ठीक, तो सप्त सिंधु कहा गया है, सप्त सिंधु देश किसको कहा गया है, यानी कि सप्त सिंधु देश है, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गढ़वाल के लिए, कुमाऊं के लिए, भाबर के लिए या तराई के लिए? ठीक, तो सप्त सिंधु देश शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है गढ़वाल के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, सप्त सिंधु का मतलब है कि यहाँ पे 7 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ऐसा माना गया है पुराणों में। ठीक, तो 7 नदियों का जो वर्णन है उसमें से सरस्वती नदी आ जाती है, अलकनंदा नदी है, और धौली गंगा है, उसके बाद पिंडर आ जाती है, नयार आ जाती है, मंदाकिनी आ जाती है, और भागीरथी नदी आ जाती है। तो 7 नदियों का संगम यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। और किसके लिए ये शब्द प्रयोग किया है? तो गढ़वाल के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन, झांवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो झांवर एक प्रकार का आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर में, कमर में या हाथ में? ठीक, तो 5वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। झांवर जो आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 6वां क्वेश्चन, सोनप्रयाग में सोनगंगा का संगम किस नदी से होता है? ठीक, तो सोनप्रयाग में पूछा गया है सोनगंगा का संगम किस नदी से होता है? तो सोनप्रयाग की बात कर रहा है तो यमुना से होता है, भागीरथी, रामगंगा या मंदाकिनी? तो मंदाकिनी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सोनगंगा का संगम सोनप्रयाग में मंदाकिनी से होता है। 7वां क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया है, वशिष्ठ गुफा स्थित है चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में या पिथौरागढ़ में? तो वशिष्ठ गुफा जो है वो आपकी कहाँ है? टिहरी में है। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, बुंखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? ठीक, तो बुंखाल मेले की यहाँ पे बात हो रही है, अल्मोड़ा में लगता है, चंपावत में, पौड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो 8वें का हो जाएगा सी, पौड़ी में लगता है आपका क्या? बुंखाल मेला। 9वां क्वेश्चन लेते हैं, पूछा गया है, 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम आदिल शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, मियाँ भुआ ने या फिरोज तुगलक ने? ठीक, तो 4 मीनार जो कि प्रसिद्ध यहाँ पर धरोहर है। ठीक, 4 मीनार जो है वो है आपका हैदराबाद में, और इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक, 4 मीनार की बात करें तो जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में इसका निर्माण कराया था, और जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है वो है आपका कुतुब शाही वंश का 5वां शासक। ठीक, जिसने 4 मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? पहले शिलालेख में, 8वें शिलालेख में, 11वें में या 13वें शिलालेख में? ठीक, तो अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं। ठीक, अगर पूछा गया है 14 में से किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो धम्म की व्याख्या जो की गई है वो की गई है, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा,
सी वो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक, तो अशोक के 14 शिलालेख हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ जो नंबर्स हैं, जैसे पहला शिलालेख हो गया और 12वां हो गया, 14वां हो गया, तो कुछ ऐसे शिलालेख हैं जो बार बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ शिलालेखों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। टोटल अगर पूछा जाए कभी तो 14 शिलालेख हैं अशोक के, जिसमें से देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बात करेंगे अभी जितने मुझे यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जितने याद है मुझे। तो पहले की अगर बात करें, पहला शिलालेख में है पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा अशोक के पहला शिलालेख में। दूसरा जो है उसमें आपका मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है अशोक के दूसरा शिलालेख में। ठीक, उसके बाद बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 9वां शिलालेख, जिसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन किया गया है 9वें शिलालेख में। उसके बाद बात करूं मैं 12वें शिलालेख की, तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किसमें है? 12वें शिलालेख में। उसके बाद 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक, और 14वें शिलालेख जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने का इसमें कहा गया है 14वें शिलालेख में। तो ये तो थे अशोक के शिलालेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इनमें से कुछ नंबर आपको याद रखने हैं, दूसरा तीसरा हो गया, 12वां 13वां 14वां, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है वो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 किसे चुना गया है? ऋषभ पंत, विराट कोहली, स्मिथ या रोहित शर्मा? ठीक, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 चुना गया है ऋषभ पंत को। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी कैवेंडिश ने, अल्फ्रेड नोबल ने या शीले और प्रिस्टले ने? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, शीले और प्रिस्टले, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज करी थी। ठीक, तो अभी कोविड-19 का जब अभी दौर चल रहा था उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसलिए क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, शीले और प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन लेते हैं 13वां क्वेश्चन। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ठीक, तो परम सुपर कंप्यूटर था भारत में जो विकसित हुआ था। ठीक, तो इसका विकास कौन सी संस्था ने करा था? आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने या CDAC ने या बार्क ने? तो CDAC ने क्या करा था? इस परम सुपर कंप्यूटर का विकास करा था, यानी कि इस संस्था ने इसको बनाया था, CDAC ने। 14वां क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया? 1991, 1948, 1949 या 1961? 1949 में सर्वप्रथम भारतीय रुपये का क्या करा था? अवमूल्यन किया गया था। ठीक, 15वां क्वेश्चन लेते हैं। जोराई बुग्याल पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो जोराई बुग्याल जो है वो है आपका टिहरी में, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपका, पहाड़ का गांधी कहा जाता है? इंद्रमन बड़ोनी को, अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को, जसवंत सिंह बिष्ट को या तोता कृष्ण गैरोला को? ठीक, तो पहाड़ का गांधी जो कहा जाता है वो कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। ठीक, तो देखिए उत्तराखंड में कई सारे गांधी हैं, पहाड़ का गांधी और जैसे सल्ट का गांधी, उत्तराखंड का गांधी, गढ़वाल का गांधी, कई सारे गांधी है। तो एक दिन मैं आपको पूरी गांधी वाली जो जितने भी नाम हैं गांधी से संबंधित, वो एक दिन मैं आपको पूरा बता दूंगा कि किसको कौन सा गांधी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है पहाड़ का गांधी, तो पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। ठीक, इंद्रमन बड़ोनी जो है उनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। सल्ट का गांधी आपसे पूछ ले तो हरगोविंद पंत को कहा जाता है सल्ट का गांधी। बाकी जो गांधी है उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, यमुनोत्री धाम की शीतकालीन पूजा होती है मार्कंडेय मंदिर में, ऊखीमठ में या खरसाली में या नरसिंह मंदिर में? तो यमुनोत्री धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है आपकी सी ऑप्शन खरसाली में। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं। ठीक, 4 धाम में सबसे पहला आपका आता है यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री, उसके बाद आता है गंगोत्री धाम, उसके बाद आता है आपका केदारनाथ और फिर आता है आपका बद्रीनाथ धाम। ठीक, तो बात करें यमुनोत्री धाम की शीतकालीन पूजा की, तो क्वेश्चन यही है कहाँ होती है? खरसाली में होती है। पूछा जाए कि गंगोत्री धाम की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो गंगोत्री धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है मुखुआ गांव में।
मुखवा गांव में एक मंदिर है जिसका नाम है मार्कंडेय मंदिर। तो मार्कंडेय मंदिर में होती है गंगोत्री धाम की शीतकालीन पूजा। ठीक, उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है केदारनाथ, उसकी होती है आपकी ऊखीमठ। ऊखीमठ में एक मंदिर है जिसका नाम है जो है आपका ओम कालेश्वर मंदिर। ओम कालेश्वर मंदिर, यहाँ पर केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। उसके बाद लास्ट धाम बच्चा आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा पूछ ले तो कहाँ होती है, जोशीमठ। जोशीमठ में है आपका नरसिंहदेव मंदिर, जहाँ पर बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। तो 4 के 4 धाम आपको याद रखने हैं, इनसे संबंधित शीतकालीन पूजा कहाँ होती है वो मंदिर भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 18वां क्वेश्चन है, कौन सी यात्रा उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो 5 धाम की अभी हमने 4 धाम की अगर हमने अभी बात कर ली है। अब ये पूछ रहा है कि 5वां धाम की यात्रा के नाम से कौन सी यात्रा जानी जाती है। तो विश्वनाथ यात्रा, अस्कोट आराकोट यात्रा, या नंदा देवी यात्रा, या खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। ठीक, तो टिहरी में होती है दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, जिसको उत्तराखंड के 5वां धाम के नाम से जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन लेते हैं, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था। कुसही कर, मौन कर, जागरिया कर, या सभी लगाए थे। ठीक, तो 19वां का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर लगाया था कुसही कर। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, सोन बुग्याल स्थित है। तो सोन बुग्याल पूछा गया कहाँ है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या पौड़ी। तो सोन बुग्याल कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है, अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, अन्यत्र, या अन्य, या अन्योन्या संबंधी, या अन्योन्याश्रित। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अन्यंत्र, अन्यन, अन्योन्या संबंधी, या अन्योन्याश्रित। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही, कौन सा वाला, सी वाला, अन्योन्या संबंधी, अन्य से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द। 22वां क्वेश्चन है, संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का, लाघव चिन्ह का, हंस पद का, या लोप चिन्ह का। देखिए चिन्ह भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो कम से कम 15 से 20 चिन्ह होंगे हिंदी के जो चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को आप एक बार जरूर देख लें कि किस चिन्ह को क्या कहते हैं। एक बार मैं पूरे चिन्ह भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ। वैसे मैं हिंदी की आप सीरीज़ देखिएगा, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे हिंदी से संबंधित। सारा कुछ मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, जिसके एक बार आपने ट्रिक याद कर ली फिर उसके बाद आप नहीं भूलेंगे। ठीक, तो संक्षेप में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम लाघव चिन्ह। कुछ इस तरह से होता है ये लाघव चिन्ह। ठीक, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 23वां क्वेश्चन, माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, या अनिष्ट की आकांक्षा होना। तो माथा ठनकना का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन डी, अनिष्ट की आकांक्षा होना। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। ठीक, तो 24वां क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदी साहित्य का 9वां रस भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है, या करुण रस है। तो ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो कौन सा है, शांत रस है। ठीक, तो ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है कि अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें से आपको अर्ध सम्मात्रिक छंद बताना है कौन सा है। चौपाई है, दोहा है, रोला है, या कुंडलिया है। ठीक, तो छंद, अलंकार, ठीक, इन सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अर्ध सम्मात्रिक जो छंद है वो है आपका यहाँ पर दोहा। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, तो छंद की अगर बात करें दोस्तों, छंद देखिए छंद के होते हैं 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका मात्रिक छंद, एक होता है आपका वर्णिक छंद, और एक होता है आपका मुक्तक छंद। ठीक, लिखा हुआ समझ में ना आए तो दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं एकदम स्पष्ट और साफ बोल रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो छंद के 3 अंग होते हैं या 3 पार्ट होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। जो मात्रिक छंद है इसके भी 3 पार्ट होते हैं।
जिसमें को एक हम कहते हैं सममात्रिक छंद, दूसरे को हम कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरे को हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद। ठीक, और यहाँ पे आपसे पूछा है अर्धमात्रिक छंद कौन कौन से हैं। तो अर्धमात्रिक छंद जो मात्रिक छंद का एक पार्ट है, उसमें क्या कौन सा आ जाता है, दोहा आ जाता है। दोहे के अलावा सोरठा भी क्या है, अर्धमात्रिक छंद है। सोरठा के अलावा बरवे एक छंद है जो कि अर्धमात्रिक छंद है। उसके अलावा उल्लाला एक छंद है जो भी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, तो अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है, दोहा हो गया, सोरठा हो गया, बरवे हो गया, ये क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है। द्रव्य लिखा है, ये द्रव्य, पर्याय का मतलब पर्यायवाची नहीं है। ठीक, संपदा, विभूति, आभूषण या समृद्धि। तो आभूषण नहीं होगा द्रव्य का पर्यायवाची, तो सी ऑप्शन जो होगा एकदम सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन लेते हैं, श्याम और कृष्ण मेरे मित्र हैं, इसमें समुच्चय बोधक है। तो इसमें आपको समुच्चय बोधक बताना है। समुच्चय बोधक क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जो क्या करता है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, श्याम और कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैंने अभी क्या कहा कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। अब दो वाक्य इसमें हैं, ठीक, उनको जोड़ कौन रहा है, कौन जोड़ा है, श्याम कृष्ण को कौन जोड़ा है, और जोड़ा है। तो समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा इसमें, और हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये समुच्चय बोधक जो है वो अविकारी या अवयव शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक, अविकारी शब्द अगर आपने पढ़े हैं, अविकारी या अवयव जिनको बोलते हैं उसके अंदर आता है समुच्चय बोधक। ये होते हैं अविकारी शब्द, चार तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका क्रिया विशेषण अवयव शब्द, दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अवयव, तीसरा होता है आपका जो यहाँ पे है समुच्चय बोधक अवयव, और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक अवयव। तो अविकारी के भी चार पार्ट होते हैं, कभी ये भी पूछ लिया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं 28वां क्वेश्चन, दोष हर्ता में प्रत्यय है, हर्ता, हर, हत या हारी। तो दोष हर्ता में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के लास्ट में लगता है, तो हर्ता क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दोष हर्ता में ये प्रत्यय है। 29वां क्वेश्चन, ऊन का तत्सम है। तो ऊन का तत्सम आपको बताना है, ऊन्य है, ऊण्य है, उरण है या उष्ण है। ठीक, तो ऊन्य का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन 29 का डी हो जाएगा, ऊण्य। इस तरह से लिखा हुआ है ये ऊन का क्या है, तत्सम शब्द है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सीरीज का, पूछा गया है शुद्ध वर्तनिक वाला शब्द आपको ढूंढना है। क्लेश यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लेश कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको ढूंढना है। ए में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, बी में ऐसे लिखा हुआ है, सी और डी। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लेश को अगर आप कैसे लिखते हैं इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, जो भी कभी भी शब्द ऐसे आते हैं जिसमें आपको सही वाला छाड़ना हो तो एक बार आपको खुद से लिखना है। ठीक, देखना नहीं है कि कैसे लिखा जाता है, बस खुद से लिख देना है कहीं पर रफ में कि कैसे लिखा जाता है, तो आप बिल्कुल ही सही लिखेंगे। अगर आपने पहले ही ऑप्शन देख लिए तो क्या हो जाएगी, एक ऑप्शन देख लीजिए कि शब्द क्या दिया हुआ है, बस उसको लिखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लिखा जाता है। लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि कैसे लिखा जाता है। जब तक लिखेंगे तो आप बिल्कुल सही लिखेंगे कि मात्रा किस तरफ लगानी है, वो ऑटोमेटिक आपका हाथ चलने लगेगा। ठीक, अगर आपने प्रैक्टिस करी है शब्दों की। तो 30 क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारे पूरे हो चुके हैं दोस्तों। और कैसे आपको ये प्रैक्टिस सेट लग रहा है, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारे, ये जो सीरीज़ है टारगेट 746 सीरीज़, ये आपकी 31 अक्टूबर तक चलने वाली है। ये केवल 31 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आगामी उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीपीडीओ, वीडियो और पुलिस का अभी फॉर्म आने वाले हैं उसके एग्ज़ाम के लिए, और ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर आपने 31 अक्टूबर तक प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लिया हमारा, तो ज़रूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ामों में। ठीक, बाकी दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। अगर देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।